Hello 12th class. Now let us proceed प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी किया हुआ था। टुडे वी स्टार्ट्स आल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हेनरी फ्योल ने डेवलप किए थे, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इन्हें फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो ये इनका फुल नेम है हेनरी फ्योल्स। हेनरी फ्योल्स जो थे फ्रेंच के माइनिंग इंजीनियर थे। फ्रेंच में एक कंपनी में इन्होंने इंजीनियरिंग पोस्ट पे थे ये, क्योंकि इन्होंने अपनी जो डिग्री अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया था। इन्होंने मैनेजमेंट फील्ड में बहुत सारा वर्क किया हुआ था, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है मैनेजमेंट में। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो है 1841 टू 1925। ये लर्न कर लेना, 1841 टू 1925। इन्हें फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने मैनेजमेंट फील्ड में कई सारा वर्क किया है, इसलिए इन्हें फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बोलते हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला इन्होंने टेक्निकल डिपार्टमेंट, सेकंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, थर्ड इज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फोर्थ इज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, फिफ्थ इज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड सिक्स्थ इज मैनेजरियल डिपार्टमेंट। इस तरीके से जो फ्योल हैं, हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने ही जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, जिनको हमने इससे पहले स्टडी किया हुआ है, जिन्हें हम POSDC बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही फर्स्ट 4 फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया था। जो फर्स्टली आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो यही हैं हेनरी फ्योल। इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन में जितने भी अभी टुडे 5 फंक्शंस चलते हैं, उन 5 फंक्शंस में से 4 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था इन्होंने हेनरी फ्योल ने। कौन कौन से को आइडेंटिफाई किया था? प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को और कंट्रोलिंग को। सो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट फील्ड में बहुत सारा वर्क किया हुआ है, इसलिए हम फ्योल के प्रिंसिपल्स को अभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो सकती है, वो स्मॉल साइज में या बिग हो, या आपकी बिजनेस हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ करती हो, इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें फ्योल के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए इन्होंने जो हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने 14th प्रिंसिपल्स डेवलप किए हुए हैं। टुडे वी स्टार्ट्स 14th प्रिंसिपल्स, 1 by 1 स्टडी करेंगे हम। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जनरल मैनेजमेंट, ये लाइन याद रखेंगे, इन्हें जनरल मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है, और इन्होंने ही 14th प्रिंसिपल्स डेवलप किए हुए हैं। इनके 14th प्रिंसिपल्स अभी भी एप्लीकेबल होते हैं और सभी मैनेजर को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो 14th प्रिंसिपल हैं। तो नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करेंगे फ्योल के 14th प्रिंसिपल को 1 by 1 स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने 14th प्रिंसिपल्स डेवलप किए हुए हैं। उन 14th प्रिंसिपल्स को टुडे वी स्टडी 1 by 1 एंड अंडरस्टैंड्स ऑल्सो। स्टडी करेंगे और समझेंगे। ओके, पहले रीड करते हैं ये 14th प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में फ्यूल्स क्या कहते हैं? फ्यूल्स का कहना है कि वर्क एज पर क्वालिफिकेशन अलॉट किया जाना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसे वर्क दिया जाना चाहिए
और उसी से वो वर्क बार बार करवाना चाहिए ताकि वो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाए। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में फ्यूल्स यही कहते हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्यूल्स कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन्स को ऑथराइज्ड करना होगा, उन्हें अधिकार देना होगा, राइट देने होंगे ताकि वो लोगों से काम करवा सकें। और इसके बाद जो जिन पर्सन्स को अथॉरिटी दी जाएगी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक वर्क होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्सन्स को ऑथराइज कीजिए और वो ऑथराइज्ड पर्सन ही डिफरेंट एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना होगा। ठीक। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। फ्यूल्स कहते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव डिसिप्लिन। सो ये फ्यूल प्रिंसिपल्स का थर्ड प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स ये है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर डिफरेंट टाइप के कमांड नहीं होनी चाहिए, किसी एक ही पर्सन से वो कमांडेबल हो। सो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड में किसी भी सबॉर्डिनेट्स को वन पर्सन ही ऑर्डर करे। जैसे सपोज दैट यूनिटी ऑफ कमांड को हम यहाँ समझते हैं, ये एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र, फर्स्ट सुपरवाइज़र क्या करता है, ओनली वन सबॉर्डिनेट को ऑर्डर पास करता है, कमांड करता है। तो ये तो है यूनिटी ऑफ कमांड। अभी इस सबॉर्डिनेट को दूसरा सुपरवाइज़र भी कर दे, दूसरा सुपरवाइज़र भी कमांड करने लग जाए, यानी कि अब क्या हो गया, ये भी कमांड कर रहा है। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, यहाँ पे यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं, वन सुपरवाइज़र वन सबॉर्डिनेट को कमांड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सबॉर्डिनेट को ये भी कमांड करने लग जाए और ये भी कमांड करने लग जाए। तो ऐसा नहीं होगा, फिर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी। और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो जो सबॉर्डिनेट होते हैं, सबॉर्डिनेट वो पर्सन होते हैं जो किसी के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज्ड होगा और अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो फ्यूल्स क्या कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बढ़े। जैसे सपोज दैट एक फर्म का गोल ये है और ये डिफरेंट एम्प्लॉई हैं जो एक ही तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से भी जितने भी हैं सबका एक ही गोल होगा अचीव करने का, इस तरीके से। तो सभी लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जितने भी मैनेजर हैं, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में बढ़ने चाहिए। यानी कि उन सब का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं हो कि कोई एम्प्लॉय ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यूं इस तरीके से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन, यानी कि गोल की तरफ कोई अचीव नहीं कर रहा, सब लोग इधर उधर स्कैटर फॉर्म में अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है किसी एक दिशा में बढ़ना है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने का पर्पज़ होता है। सभी लोग उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी तरफ से जो भी परफॉर्मेंस देते हैं वो परफॉर्मेंस देंगे। तो फ्यूल प्रिंसिपल्स नेक्स्ट थिंग में यही बताते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सभी की एक ही दिशा होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपुल
यानी कि एम्प्लॉय वर्क करते हैं और सबके अलग अलग पर्पज़ होते हैं, उनके इंटरेस्ट कुछ अलग अलग होते हैं। कोई किसी और वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है और कोई दूसरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, लेकिन एक मैनेजर को क्या करना है, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में ऐड कर देना है। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है जो गोल है उसकी तरफ सबको लेके चलना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने के लिए सबको प्रयासरत करना है। सबका यानी कि जो इनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं उन इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इस तरीके से मूव कर देता है एक मैनेजर कि वो गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में लग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल में यही बोला है कि एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको किस तरफ ले जाना है, जनरल इंटरेस्ट की तरफ ले जाना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करवाने के लिए आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। नेक्स्ट थिंग इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। बिल्कुल ये मेन है। एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस रेम्यूनरेशन की वजह से ही जुड़ा हुआ है, और यदि एक एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी या रेम्यूनरेशन पेड नहीं की जाएगी तो क्या होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाएगा। तो एक रेम्यूनरेशन का जो पॉइंट बनता है, जो प्रिंसिपल्स है, वो मेन है एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स ये होता है कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है हमें किसी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी को नहीं दे देनी है, और जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सबको भी नहीं दे देनी है। इसमें बैलेंस बना के चलना है। तो होता क्या है कि यदि हम डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, अगर हम किसी वन पर्सन को या वन एम्प्लॉय को, ऑफिसर को हम अलॉट कर देंगे तो उसके जो सबऑर्डिनेट है वो वेट किया करेंगे उसके ऑर्डर का, कि ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तभी हम लोग वर्क करेंगे। इससे क्या होगा, डिले ऑफ वर्क होगा। तो सेंट्रलाइजेशन में ये प्रॉब्लम होती है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबको पावर सौंप दी जाए, सब लोगों को ऑथराइज कर दिया जाए, तो वो लोग अपनी मनमर्जी करने लगेंगे कि जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा वर्क करेंगे। क्यों, हम ऑथराइज हैं इस पर चीज़ के लिए, इस वर्क के लिए। सो एक मैनेजर को एज पर फ्यूल प्रिंसिपल क्या करना होगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बना के चलना होगा। क्या, पावर एक जगह इकट्ठी भी नहीं करनी है और पावर को सब लोगों को देना भी नहीं है। इनमें बैलेंस बना के रखना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर ले। तो ये था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? स्केलर चेन में क्या होता है कि जो हाई अथॉरिटी है, ये हाई अथॉरिटी इस तरीके से चलती है सबऑर्डिनेट पे। जैसे ए हाई अथॉरिटी, फिर इसके अंडर में बी, बी के अंडर में सी है, सी के अंडर में डी है और डी के अंडर में ई है। ऐसे ही ए के अंडर में एफ है, फिर एफ के अंडर में कौन वर्क कर रहा है, जी वर्क कर रहा है, जी के अंडर में कौन वर्क कर रहा है, एच, एच के अंडर में कौन वर्क कर रहा है, आई। इसी तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो फ्यूल कहते हैं कि हाँ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होनी चाहिए, लेकिन अगर क्या करना है, ये डी है ना, डी डायरेक्टली इसे कांटेक्ट करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। डी को सबसे पहले रिपोर्ट किसको करना होगा, डी सबसे पहले रिपोर्ट करेगा सी को, सी बी को और बी ए को। इस तरीके से कांटेक्ट होता है। सपोज तो वो कहते हैं कि स्केलर चेन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन जो कमांड होती है वो एक सबऑर्डिनेट के अंडर में सुपरवाइज़र वन होता है, ठीक है ना, तो यूनिटी ऑफ कमांड भी बनी रहती है। लेकिन जब कोई सबऑर्डिनेट अपनी हाई अथॉरिटी से कांटेक्ट करना चाहता है तो अपने सुपरवाइज़र को पहले कांटेक्ट करेगा, फिर वो सुपरवाइज़र अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करेगा और सुपरवाइज़र वो हाई अथॉरिटी को कांटेक्ट करेगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहती है। तो फ्यूल ने एक चीज़ और निकाली। फ्यूल ने कहा कि सेम डेजिग्नेशन का पर्सन, जैसे डी इस डेजिग्नेशन पे वर्क करता है और इसकी डेजिग्नेशन के इक्वल ये एच भी वर्क कर रहा है, तो अगर डी
एच को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो इजीली दे सकता है, क्यों? डेजिग्नेशन सेम है। तो कहते हैं फ्यूल कहते हैं कि सेम डेजिग्नेशन का पर्सन अपनी डेजिग्नेशन के ही पर्सन से फ्रीली इन्फॉर्म कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। इसको इन्होंने गैंग प्लैंक नाम दिया है, गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक में क्या होता है कि सेम डेजिग्नेशन का पर्सन, सेम डेजिग्नेशन का एम्प्लॉय उसी डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये होती है स्केलर चेन। नेक्स्ट थिंग इज है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में फ्यूल कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो इन ऑर्डर में हो जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्डर वाइज हो। जैसे सपोज जहाँ पर वर्कर वर्क करते हैं वहाँ पर फ्रेश रूम नहीं है, फ्रेश रूम के लिए उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, तो ये ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज़ जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इस साइड है और परचेज डिपार्टमेंट बहुत दूर जाके बना दिया है। तो इस तरीके से फ्यूल कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें कैसी होनी चाहिए? इन ऑर्डर वे में होनी चाहिए कि इसके साथ में ये जुड़ा है तो ये पास में होना चाहिए, इनके साथ में ये चीज़ जुड़ी हुई है तो ये पास में होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर में होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट थिंग इज है इक्विटी। प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी में क्या कहते हैं फ्यूल ने ये जो प्रिंसिपल दिया था वो ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नेशनल के पर्सन एम्प्लॉय हो सकते हैं, कास्ट वाइज अलग हो सकते हैं और मेल फीमेल वाइज अलग हो सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई किसी और कास्ट का है, किसी नेशनल का है, किसी अलग रिलीजन का है। ये डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग इक्वल लेवल पे वर्क कर रहे हैं और सभी लोग कैसे होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को इसलिए डाला है कि सभी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ऑल आर वन, यानी कि उनमें कैसी क्या होनी चाहिए? इक्विटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। चाहे उनके धर्म अलग हैं, उनकी नेशनलिटी अलग है, ठीक है, इस तरीके से उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल नहीं हो पाता है तो क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो एम्प्लॉय पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। अगर कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है तो उसे हमेशा स्टेबल बना के रखना है। उसकी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, उन कंडीशंस को जानना है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हमारे यहाँ काम करने में। अगर किसी एम्प्लॉय से इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाए रहेगा, वो हमारे यहाँ ही वर्क करेगा। ओके, तो एक एम्प्लॉय का स्टेबल होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव में फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वर्कर को एनकरेज कराना होता है। अगर उसके मन में, उसके दिमाग में कोई प्लान है तो उस प्लान को जानिए और उसे उस प्लान पर वर्क करने दीजिए। क्यों? उसके मन में एक इनिशिएटिव ने जन्म लिया है और वो उस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि सेल्फ मोटिवेशन के अकॉर्डिंग एक वर्कर को फर्स्ट स्टेप लेना। वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे खुद के अकॉर्डिंग वर्क करने देना है, यही इनिशिएटिव होता है। इससे क्या होता है कि जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, अगर सेल्फ मोटिवेटेड होके फर्स्ट स्टेप खुद ही सेल्फ उठाता है तो इससे क्या होगा? उसका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उसमें वो एनकरेज होगा और अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। नेक्स्ट थिंग है एस्पिरिट दी कॉर्प्स। एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब है वर्क को टीम बना के करना है, टुगेदर विद, सभी को साथ लेके चलना है और टीम बनाकर वर्क करना है। सो एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या होता है? एक मैनेजर को जो आई होती है ना उसे बी में चेंज कर देना है, यानी कि सभी एम्प्लॉय में जो आई की
भावना होती है उस आई को वी में कन्वर्ट करा देना है और उनके अंडर में टीम की जो स्पिरिट होती है उसको जागृत कर देना है कि टीम वाली बात आ जाए, आई वाली बात चली जाए। तो स्पिरिट क्या रहनी है, आई की स्पिरिट को खत्म कर देगा एक मैनेजर, और कौन सी स्पिरिट को लेके आएगा, टीम वाली यानी बी की स्पिरिट को लेके आएगा। क्यों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कुल मिला के एक ही है और उसमें डिफरेंट टाइप के पीपल वर्क कर रहे हैं, लेकिन सभी के सभी किसी एक गोल को ही अचीव करने के लिए सभी लोग वर्क कर रहे हैं। अगर वो टीम बना के वर्क नहीं करेंगे तो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक मैनेजर का सबसे मुख्य काम यही होता है कि उसे क्या करना है, एक टीम का रूप दे देना है। जितने भी एम्प्लॉई हैं टीम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, तो ये थे फ्यूल के 14th प्रिंसिपल। इनको आपको सभी को लर्न कर लेना है और 1 by 1 समझ लेना है कि 14th प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे FW टेलर के। इसलिए आपको पहले फ्यूल के 14th प्रिंसिपल को लर्न कर लेना है 1 by 1 और हर प्रिंसिपल्स को समझ लेना है कि इसमें क्या बात कही है। आपको क्या करना है, और आप नोटबुक में इन सभी को डिटेल में नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर बुक के अकॉर्डिंग आप इन 14th प्रिंसिपल्स को डिटेल में नोट कर लेना और लर्न कर लेना है। ओके।